ये कहानी टिंटिन नाम के एक रिपोर्टर की है जो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन में सोने से भरी हुई शिप को समुद्र के बीच ढूंढता है। ये कहानी आपको फुल ऑफ एडवेंचर और एक रोमांचक जर्नी पर लेके जाएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम टिंटिन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो अपने डॉग स्नोई के साथ मार्केट के बीच अपना पोर्ट्रेट बनवा रहा था कि उसी वक्त टिंटिन की नजर पास ही रखे एक शिप के मॉडल पर जाती है जो दिखने में 3 पाल वाला, डबल टैक्स और 50 तोपे, जिसका नाम यूनिकॉर्न था। टिंटिन देखकर समझ जाता है कि ये शिप का मॉडल बहुत पुराने समुद्री कप्तान की विरासत है, लगभग 17वीं सदी के चार्ल्स द्वितीय के समय का। टिंटिन बस अब उसे खरीदना चाहता था और वो उसे खरीद लेता है, पर तभी सर पर हैट पहना एक आदमी टिंटिन के पास आता है और वो उससे उस जहाज को वापस खरीदना चाहता था, पर टिंटिन उसे बेचना नहीं चाहता। ये सुनते ही वो आदमी टिंटिन से कहता है कि देखो बच्चे, तुमने इस जहाज को खरीद कर एक बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया है। टिंटिन, कैसी मुसीबत? हैट पहना आदमी कहता है कि जल्द से जल्द इस जहाज से पीछा छुड़ाओ, वो लोग बहुत ही खतरनाक है। और वो पीछे किसी से डरकर वहाँ से भाग जाता है और तभी टिंटिन के पीछे एक मूंछों वाला आदमी आ जाता है और उसे भी वही जहाज का मॉडल चाहिए था जिसका नाम मिस्टर सैक्रिन था। सैक्रिन यहाँ उस जहाज के मॉडल को पाने के लिए टिंटिन को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था, पर ऐसा क्या था उस जहाज में ये हमें आगे पता चलेगा। टिंटिन यहाँ सैक्रिन से कहता है कि मैं इस जहाज के मॉडल को बेचना नहीं चाहता और वो उस जहाज को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अब यहाँ टिंटिन सोच रहा था कि क्यों सबके सब इस जहाज के मॉडल के पीछे पड़े हैं, ऐसा क्या है इस जहाज के मॉडल में। पर तभी टिंटिन के अपार्टमेंट में एक कैट घुस आती है और उस कैट को देखकर टिंटिन का डॉग स्नोई उसका पीछा करने लगता है, जिससे कि उसके पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है और इसी हलचल के बीच वो जहाज का मॉडल नीचे गिरकर टूट जाता है। जब टिंटिन उस टूटे हुए जहाज को उठाता है तब टिंटिन का ध्यान स्नोई को डांटने पर था और उसी वक्त उस जहाज के मॉडल से कुछ चीज नीचे गिरकर लुढ़कते हुए टेबल के पीछे आ जाती है, जिसे टिंटिन ने नहीं देखा था। और क्योंकि टिंटिन को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे तो वो उस शिप के मॉडल को घर पर ही छोड़कर घर से बाहर जा रहा था। तभी टिंटिन के सामने वाले अपार्टमेंट से कोई उस पर नजर रखे हुए था और टिंटिन के जाते ही वो उस शिप के मॉडल को देखता है। यहाँ टिंटिन अपने सवालों के जवाबों को जानने इतिहास के पन्नों पर ढूंढ रहा था यूनिकॉर्न नाम का वो जहाज जो बरसों पहले कहीं रहस्यमय तरीके से गुम हो गया। तब टिंटिन को इस लाइब्रेरी की किताबों से पता चलता है यूनिकॉर्न नाम का ये जहाज हैडक वंश की निशानी है जो 1676 में बॉबी डॉल से निकला था, पर वो फिर कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि यूनिकॉर्न के सफर में समुद्री लुटेरों ने हमला किया, सारे कर्मचारी मारे गए सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थे उस शिप यूनिकॉर्न के कप्तान सर फ्रांसिस हैडक। यूनिकॉर्न के दस्तावेजों से पता चला उस पर रम और तंबाकू ले जाया जा रहा था, पर बाद में दावा किया गया कि जहाज पर कुछ रहस्यमय सामान था। टिंटिन के मन में सवाल उठता है कि वो कौन सा रहस्यमय सामान था और उसे आगे और पढ़ने पर पता चलता है कि बहुत से इतिहासकारों ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की, पर सबके सब नाकामयाब रहे। पर उस शिप के कप्तान सर फ्रांसिस हैडक के आखिरी शब्द थे, सिर्फ एक सच्चा हैडक ही उस जहाज के रहस्य को जान पाएगा। तभी हम उस लाइब्रेरी में देखते हैं कि टिंटिन को छुपकर एक हैट पहना आदमी देख रहा था, जिसे टिंटिन नहीं देख पाता। वो अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है। यहाँ उसके मन में सवाल चल रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस जहाज के मॉडल के साथ, और जैसे ही वो अपने रूम में आता है वहाँ से जहाज गायब था, मतलब उसे किसी ने चुरा लिया। इस बात को गहराई से जानने के लिए टिंटिन हैडक परिवार के एक पुराने पैलेस पर जाता है, जहाँ अंदर ढूंढने पर वो पैलेस काफी पुराना था। अंदर एक यूनिकॉर्न का शिप का मॉडल दिखता है जो हूबहू उसी के शिप के मॉडल की तरह था। वो उसे उठा लेता है, पर तभी वहाँ पर सैरिन आता है। ये वही दाढ़ी वाला आदमी है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। टिंटिन यहाँ सैरिन से कहता है कि ये मेरा शिप का मॉडल है जो अभी घंटे भर पहले मेरे फ्लैट से चोरी हुआ है। पर यहाँ सैरिन टिंटिन को कहता है कि जरा ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारा ही शिप है? और तब टिंटिन उस शिप को ध्यान से देखता है तो वो बिल्कुल नया था। टिंटिन के पास जो शिप का मॉडल था वो नीचे गिरने की वजह से टूट चुका था। ये वैसा नहीं होता। तो टिंटिन कहता है कि ये मेरे शिप का मॉडल नहीं है, सॉरी पर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल मेरे शिप के मॉडल की तरह है। सर फ्रांसिस ने एक जैसे दिखने वाले 2 जहाज क्यों बनाए होंगे? और तो और आपके पास एक पहले से ही है और फिर आपको दूसरा क्यों चाहिए? टिंटिन वहाँ सोच में पड़ जाता है कि इस मॉडल में ऐसा क्या है जो कोई इसे चुराना चाहेगा। पर हम यहाँ सैरिन को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में कुछ जानता है और इसलिए वो टिंटिन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जब टिंटिन वापस अपने अपार्टमेंट में आता है तब वो रूम में देखता है कि उसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और कमरे के अंदर सामान बिखरा पड़ा है, यानी कोई फिर से आया था और उसने इस कमरे की तलाशी ली है।
ये देखकर टिंटिन जब उस टेबल के पास जाता है जहाँ पहले जहाज का मॉडल रखा हुआ था, वहाँ पर टिंटिन का डॉग स्नोई जोर जोर से भौंक रहा था। और जब वो टेबल हटाकर उसके पीछे देखता है तो वहाँ टिंटिन को उस जहाज के मॉडल से गिरी हुई वही चीज मिलती है जो पहले उसे अनजाने में खो गई थी। और जब वो उसके अंदर देखता है तो उसे एक पुराने से कागज पर लिखी हुई एक पहेली मिलती है। और यहाँ टिंटिन समझ जाता है जिस किसी ने उस जहाज के मॉडल को चुराया है उसे यही पहेली चाहिए थी। और टिंटिन को ये लगता है उस पहेली को पाने वो लोग फिर से यहाँ आएंगे। और तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। टिंटिन को लगता है कि वही लोग होंगे। वो अपनी पिस्टल लेकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के इस ओर हेड पहना वो आदमी टिंटिन से कहता है कि सुनो नौजवान, वो लोग जरूर आएंगे और तुम्हारी जान को खतरा है। वो उसके आगे कुछ बता कि तभी अचानक उस पर कोई हमला कर देता है और गोलियां उसके आर पार हो जाती हैं। जब टिंटिन बाहर जाकर देखता है तो वो लोग वहाँ से भाग चुके थे, पर उस हेड पहने आदमी ने अखबार पर अपने खून से कुछ लेटर्स को मार्क किया था। जब टिंटिन अखबार पर उन मार्क किए हुए लेटर्स को ध्यान से देखता है तो उन सभी को जोड़ने पर एक नाम आ रहा था, कैराबोजोंग। वो इस न्यूज़पेपर को पुलिस वालों को दे देता है। थॉमसन एंड थॉमसन ये पुलिस वाले टिंटिन को बताते हैं कि ये जो हेड पहना आदमी मरा है ये खुफिया पुलिस से था जिसकी जानकारी हमको भी नहीं है और ये कोई सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था जिसके बारे में हमें बस इतना ही पता है। थॉमसन एंड थॉमसन ये पुलिस वाले उस सबूत को रख लेते हैं। जब टिंटिन अपने अपार्टमेंट के बाहर आता है तो तभी एक चोर टिंटिन का पर्स चुरा लेता है। और जैसे ही टिंटिन को ये पता चलता है कि उसका पर्स गायब है, वो चोर तब तक वहाँ से भाग चुका था। उस पर्स के अंदर वो पहेली भी थी। टिंटिन अपने पर्स को वापस लाने के लिए थॉमसन एंड थॉमसन इन पुलिस वालों को कहता है। अब टिंटिन अपने डॉग स्नोई के साथ ये बात करते हुए जा रहा था कि हमारी पर्ची तो खो गई, पर ये कैराबोजोंग ये जो शब्द है एक विदेशी शब्द लगता है। और तभी अचानक टिंटिन के डोर के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और वो उसे बेहोश कर एक बॉक्स के अंदर भरकर ले जा रहे थे और उस बॉक्स में कैराबोजोंग लिखा हुआ था। यहाँ टिंटिन का पीछा उसका डॉग स्नोई कर रहा था और टिंटिन जिस बॉक्स के अंदर था उस बॉक्स को ट्रक पे भरकर एक जहाज पर लोड कर दिया जाता है जिस जहाज का नाम कैराबोजोंग था। और ये जहाज अपने किसी सफर में निकल पड़ा था। यहाँ हम टिंटिन को देखते हैं जिसके कुछ लोग तलाशी ले रहे थे पर उन्हें उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर सैरिन आता है और ये लोग सैरिन को बॉस कह रहे थे। मतलब अब तक जो भी चीजें टिंटिन के साथ हुई वो सब सैरिन ने की है। और यहाँ सैरिन अपने शिप के मॉडल से निकली उस पहेली को टिंटिन को दिखाकर उसके पास की पहेली को मांगता है, पर वो तो टिंटिन के पास नहीं थी। पर यहाँ सैरिन समझ चुका था कि टिंटिन ने उस पहेली को पढ़ लिया है। वो उसे वहाँ कैद करके वहाँ से चले जाते हैं। पर इस शिप में टिंटिन का डॉग स्नोई भी आ चुका था और वो छुपकर टिंटिन के पास पहुंच जाता है। यहाँ स्नोई टिंटिन के हाथों पर बंधी रस्सियों को खोल देता है। टिंटिन उन सलाखों से आजाद हो जाता है। वो सबसे पहले वहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है और फिर वो शिप की खिड़की से बाहर देखता है। अब क्योंकि उसे इस कैबिन से दूसरे कैबिन पर जाना था तो वो खिड़की के जरिए जाने का फैसला करता है। वो यहाँ एक रस्सी से एंगल बनाकर उस शिप के एक दूसरे कैबिन की खिड़की तक फेंकता है और कई बार कोशिश करने के बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाता है। ये कैबिन इस शिप के कप्तान का था जो हर वक्त शराब के नशे में रहता है। वो अपना नाम अर्चिबाल्ड हैडक बताता है और वो टिंटिन से कहता है कि मेरे इस जहाज को सैक्रिन ने हथिया लिया, उसने मेरे क्रू को खरीद लिया और उन लोगों ने मुझसे गद्दारी कर ली और मुझे यहाँ बंद कर रखा है। यहाँ टिंटिन पूछता है कि क्या वही हैडक परिवार के वंशज है जो मशहूर सर फ्रांसिस हैडक का परिवार है। कैप्टन हाँ कहता है और तब टिंटिन उस यूनिकॉर्न के जहाज के बारे में पूछता है। ये सुनते ही कैप्टन भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यूनिकॉर्न के राज के बारे में कैसे पता? इस राज को सिर्फ हैडक परिवार के वंशज ही जानते हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इस राज को बताया गया है। टिंटिन का कहना था मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और तब कैप्टन बताते हैं सर फ्रांसिस हैडक मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझे यूनिकॉर्न के राज बताए थे, पर उनके गुजरने के बाद मैंने शराब पीना चालू कर दिया और उसके कारण में वो सब भूल गया। तब टिंटिन कैप्टन से कहता है कि आपके अलावा आपके परिवार में और तो कोई होगा। पर कैप्टन टिंटिन से कहते हैं कि सर फ्रांसिस हैडक के 3 बेटे थे पर उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ी, बस मैं ही बचा हूँ आखिरी हैडक परिवार का वंशज जो उस यूनिकॉर्न के राज को भूल गया। अभी यहाँ कैप्टन टिंटिन के साथ हो जाता है। वो उसकी मदद करना चाहता था, वो उसे लाइफ बोट तक लेके जा रहा था और इस बात की खबर सैरिन को चल जाती है कि कैप्टन हैडक टिंटिन के साथ अपने रूम से भाग गया है। वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कहता है और वो हैडक को चोट पहुंचाने के लिए बिल्कुल मना करता है। जैसे सैरिन को हैडक यूनिकॉर्न ढूंढने में मदद करेगा उसकी बातों से ये लग रहा था। और अब यहाँ सैरिन के लोग पूरे शिप पर टिंटिन और कैप्टन को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ हम टिंटिन और कैप्टन को देखते हैं जो सैरिन के आदमियों से बचते बचाते किसी तरह लाइफ बोट के पास पहुंचते हैं। तब टिंटिन को पता चलता है कि इस शिप पर रेडियो रूम भी है और वो वहाँ जाता है ताकि वो पुलिस को खबर कर सके, क्योंकि यार उसे किडनैप किया गया है। हाँ किडनैप, इसलिए वो पुलिस को खबर कर रहा है। टिंटिन जैसे ही रेडियो रूम पर जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है सैरिन बग्गार जा रहा है क्योंकि तीसरा यूनिकॉर्न बग्गार के सुल्तान शेख ओमर बिन सलाद के पास है। ये जानने के बाद टिंटिन समझ जाता है सैरिन उस तीसरे यूनिकॉर्न को चुराना चाहता है। वो पहले टेलीग्राम पुलिस को भेज देता है पर तभी वहाँ सैरिन के लोग आ जाते हैं। इनके बीच फाइटिंग सीन चलता है और यहाँ किसी तरह टिंटिन और कैप्टन लाइफ बोट की मदद से उस शिप से भागने में कामयाब हो जाते हैं।
यहाँ साइरन जान चुका था कि टिंटिन को पता चल चुका है कि हमारा प्लान क्या है, तो वो अपने आदमियों को उन्हें समुद्र के बीच ढूंढने के लिए कहता है। वो एक एयरक्राफ्ट से उन्हें समुद्र के बीच ढूंढ रहे थे। यहाँ हम टिंटिन और कैप्टन को देखते हैं जो उस लाइफ बोट से बग्गार की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ हम शहर में देखते हैं जहाँ थॉमसन एंड थॉमसन ने उस बिग पॉकेटर मतलब उसी पॉकेट चोर को पकड़ लिया है, जहाँ उन्हें टिंटिन का पर्स मिल जाता है। यहाँ हम लाइफ बोट पर देखते हैं जहाँ टिंटिन और स्नोई बेहोश थे। तब कैप्टन जो उस नाव को चला रहा था उसे उस लाइफ बोट पर शराब की बोतल दिखती है जो वो पूरी पी जाता है और इसके बाद वो लाइफ बोट पर ही आग लगा देता है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। और ये देखकर टिंटिन और स्नोई जागते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी और उनकी लाइफ बोट पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब ये समुद्र के बीच फंस चुके हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। पर तभी आसमान में इन्हें एक पीला प्लेन दिखाई देता है। कैप्टन को लगता है कि ये बच गए, पर उस पर पुर्तगाली निशान था। मतलब इस प्लेन पर साइरन के लोग थे जो इन्हें देखते ही इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। और तब टिंटिन अपने पास रखे पिस्टल देखता है जिस पर सिर्फ एक ही गोली बची थी और टिंटिन कहता है वही काफी है। वो सीधे प्लेन के इंजन पर शूट करता है और टिंटिन का निशाना सटीक था। वो सीधे जाकर प्लेन के इंजन पर लगती है जिससे उस प्लेन के इंजन में खराबी आ जाती है और वो उड़ नहीं पाता, वो नीचे आ जाता है। तब टिंटिन तुरंत पानी के अंदर तैरते हुए उस प्लेन के पास पहुंचता है। साइरन के आदमी उस प्लेन को रिपेयर करने पर थे तो उनका ध्यान नहीं होता और टिंटिन उनके करीब आ जाता है और वो अपनी बिना गोली की पिस्टल से उन्हें डराता है जिससे वो डर भी जाते हैं और वो उन्हें प्लेन के पीछे बांध देता है। अब कैप्टन, टिंटिन और स्नोई आगे का सफर इस प्लेन से करेंगे। उस प्लेन से चलते हुए इन लोगों ने सैक्रिन की शिप को पीछे छोड़ दिया था और ये लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक इनके सामने एक बादलों का एक तूफान आता है जिसमें ये फंस जाते हैं और उस तूफान की वजह से टिंटिन के हाथों से प्लेन कंट्रोल के बाहर हो जाता है और उसकी वजह से इनका प्लेन एक डेजर्ट पर क्रैश हो जाता है जहाँ अब इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा और ये उस रेगिस्तान में अपना सफर जारी रखते हैं। टिंटिन, कैप्टन और स्नोई लगातार कई दिनों से चल रहे थे। इस रेगिस्तान की गर्मी कैप्टन का नशा पूरी तरह से उतार देती है और तब कैप्टन को अपने दादाजी के द्वारा बताई गई यूनिकॉर्न की वो कहानी याद आती है जिसमें यूनिकॉर्न का राज छुपा था। वो टिंटिन को बताता है यूनिकॉर्न जब अपने सफर पर निकला कई दिनों तक लगातार चलने के बाद यूनिकॉर्न का सामना समुद्री लुटेरे मतलब पायरेट्स से होता है। सर फ्रांस हैडक एक बेखौफ कप्तान थे। वो उन पायरेट्स का सामना करते हैं। ये दोनों शिप्स आपस में लड़ रहे थे और तब सर फ्रांस हैडक के शिप पर सारे पायरेट्स यूनिकॉर्न पर आ चुके थे और तब सर फ्रांस हैडक का सामना इन पायरेट्स के लीडर से होता है जिसका नाम था। इसके आगे कैप्टन कुछ बताते तभी वो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ टिंटिन कैप्टन के साथ धीरे धीरे उस रेगिस्तान को पार कर रहा था और अब रात हो जाती है। तब इन्हें कुछ लोगों ने देख लिया था और वो इन्हें अपने गाँव ले आते हैं। अब फिर हम अगली सुबह देखते हैं इनकी जान बच चुकी थी। जब टिंटिन कप्तान के पास जाता है उसे फिर से वो यूनिकॉर्न की कहानी याद आती है। वो टिंटिन को बताता है उस पायरेट का नाम रेड ड्रैगन था। यहाँ कैप्टन सर फ्रांसिस हैडक उस पायरेट के साथ लड़ रहे थे, वो उसे हरा ही देते। पर तभी अचानक रेड ड्रैकर के पायरेट साथी कैप्टन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ रेड ड्रैगन सर फ्रांसिस हैडक के क्रू मेंबर्स को उन्हें मारने की धमकी देकर सर फ्रांस हैडक से इस शिप में छुपे खजाने के बारे में पूछता है। ना चाहते हुए भी सर फ्रांस हैडक अपने साथियों की जान बचाने के लिए उस खजाने तक रेड ड्रैकर को ले जाते हैं। तब हमें यूनिकॉर्न पर छुपे खजाने का अंदाजा होता है जो बहुत ज्यादा था और यहाँ रेड रैकम खजाना मिलते ही सर फ्रांस हैडक के सारे साथियों को मार देता है और रेड रैकम ने सर फ्रांसिस हैडक को रस्सी से बांध दिया था। सर फ्रांसिस हैडक जानते थे कि ये पायरेट मुझे भी खत्म कर देगा और वो इस खजाने को लूट लेगा, इसलिए सर फ्रांस हैडक रात में बड़े चालाकी से उन रस्सियों से आजाद होते हैं और यूनिकॉर्न पर रखे असला बारूद वाले कमरे पर जाते हैं जहाँ से वो बारूद को ऊपर तक लाते हैं और वो बस आग लगाने ही वाले थे कि तभी रेड ड्रैगन आ जाता है। इनकी फिर से काफी लंबी लड़ाई चलती है और आखिरकार सर फ्रांस हैडक उस बारूद पर आग लगा देते हैं और वो जहाज के बाहर समुद्र में कूद जाते हैं। आग असला बारूद तक जैसे ही पहुंचती है तब यूनिकॉर्न पर एक बड़ा धमाका होता है जिससे कि यूनिकॉर्न वहां तबाह हो जाता है। तब यहाँ मरते वक्त रेड ड्रैगन सर फ्रांस हैडक से कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे और उस वक्त मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और एक और धमाका होता है जिससे यूनिकॉर्न पर रखा सारा खजाना आसमान में उछल जाता है और सारा खजाना समुद्र के नीचे। पर यहाँ कुछ खजाना सर फ्रांस हैडक ने अपने पास रख लिया था। कहानी प्रेजेंट पर आती है और यहाँ कैप्टन टिंटिन से कहते हैं कि सैक्रिन मेरा दुश्मन है और वो मेरे जान के पीछे पड़ा है क्योंकि वो रेड ड्रैगन के खानदान से है। तब यहाँ टिंटिन कहता है इसलिए सर फ्रांस हैडक ने अपने ही जहाज को समुद्र में डुबा दिया और उस खजाने को समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया क्योंकि वो खुद खत्म हो जाएंगे पर उस खजाने को रेड ड्रैगन के हाथ नहीं लगने देंगे। और उस खजाने को सही हाथों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सुराग छोड़े। 3 सुराग पहेलियों में रहस्य बनकर छुपाए गए और सिर्फ एक सच्चा हैडक ही इन रहस्यों को सुलझा सकता है। कैप्टन कौन सा रहस्य? टिंटिन उस जगह का जिस जगह पर डूबा था इतिहास का सबसे बड़ा खजाना। और अब ये तीसरी पर्ची लाने बग्गार चल पड़ते हैं। कैप्टन और टिंटिन कुछ ही समय में बग्गार पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सैक्रिन का शिप भी दिखता है। इसका मतलब वो भी बग्गार पहुंच चुका है। अब ये लोग बग्गार शहर के बाजार
इंतजार पर थे तभी इनके पीछे थॉमसन एंड थॉमसन आ जाते हैं, जिन्हें टिंटिन का टेलीग्राम मिल चुका था और उन्होंने टिंटिन का वॉलेट उसे वापस कर दिया था। टिंटिन देखता है उसके वॉलेट पर अब भी उस पहेली की पर्ची है। अभी यहाँ टिंटिन को बाकी की 2 पर्चियां हासिल करनी है। तभी इन्हें पता चलता है बग्गार के सुल्तान के महल में मेलेडी नाइटिंगेल का शो होने वाला है और तब टिंटिन समझ जाता है कि इसी का इस्तेमाल करके सैक्रेन उस जहाज को चुराएगा। तब सीन चेंज होता है और हम सुल्तान के महल में देखते हैं जहाँ सैक्रेन मेलेडी के साथ था। मेलेडी एक सिंगर होती है और कुछ ही देर में इसका शो चालू होने वाला था। सैक्रेन उस तीसरे यूनिकॉर्न के मॉडल को देखता है जो वहाँ पास ही रखा था। वो बुलेट प्रूफ कांच के अंदर होता है। यहाँ कैप्टन और टिंटिन वो भी सुल्तान के महल में उस कॉन्सर्ट पर जा रहे थे, पर महल के अंदर जाने से पहले टिंटिन ने उस पहले की पर्ची को कैप्टन को दे दिया था। अब अंदर कॉन्सर्ट शुरू होता है जहाँ पर उस सिंगर की आवाज इतनी हाई पिच थी कि उसे आसपास के शीशों में क्रैक्स आ रहे थे। और तब टिंटिन की नजर उस यूनिकॉर्न पर जाती है और तभी ये सिंगर इतनी तेजी से गा रही थी कि सारे शीशे टूट जाते हैं, साथ ही उस यूनिकॉर्न का बुलेट प्रूफ ग्लास भी। और तब सैक्रेन अपनी पैट ईगल को पहले की पर्ची लाने भेजता है। वो उड़कर सीधे उस जहाज पर जाती है और वो उसे तोड़कर उस पर्ची को ले आती है जो सैक्रेन को मिल चुकी थी। और सैक्रेन अपने आप को वहाँ बचाने के लिए सुल्तान के सामने टिंटिन की ओर उंगली दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारा सिप चुराने आया है। और इस सब के चलते वहाँ हड़बड़ी मच जाती है। सैक्रेन वहाँ से निकल रहा था, साथ ही सैक्रेन के आदमियों ने कैप्टन से भी उस पर्ची को छीन लिया होता है। टिंटिन और कैप्टन सैक्रेन का पीछा करते हैं। सैक्रेन के पास 3 पर्चियां थी। यहाँ टिंटिन अपने डॉग स्नोई की मदद से बड़े चालाकी से सैक्रेन से उन 3 पर्ची को छीनने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ गेम बदल जाता है। सैक्रेन और उसके लोग टिंटिन और कैप्टन के पीछे पड़े थे और काफी लंबा चेसिंग सीन चलता है और इस मूवी के अमेजिंग एनिमेशन और एक्शंस दिखाए जाते हैं। कभी वो पर्चियां सैक्रेन का पैट ईगल पकड़ लेता है तो कभी टिंटिन के पास आ जाती हैं। पर जब वो पर्चियां टिंटिन के हाथ लगने ही वाली होती हैं कि तभी सैक्रेन ने स्नोई और कैप्टन को पकड़ लिया था और वो उन्हें समुद्र में डुबा देने की धमकी देता है। पर यहाँ टिंटिन उन पर्चियों को देखता है जो साथ पर रखी हुई थी और उन्हें मिलाने पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे। क्योंकि यहाँ स्नोई और कैप्टन की जान खतरे में थी तो वो ईगल को छोड़ देता है, जिससे सैक्रेन को वो 3 पर्चियां मिल जाती हैं और वो अपने जहाज से वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ टिंटिन हताश बैठा था, उसे लग रहा था कि वो हार गया। तब यहाँ कैप्टन टिंटिन से कहता है कि बहुत लोग तुम्हें बताना चाहेंगे कि तुम हार गए, तुम नाकामयाब हो, तुम नहीं कर पाए, पर तुम याद रखना बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत समझना, क्योंकि दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। और तब टिंटिन को याद आता है कि उसने उस जहाज से पुलिस वालों को टेलीग्राम भेजा था और भेजी गई उस फ्रीक्वेंसी की मदद से पता लगाया जा सकता है कि वो जहाज किस ओर जा रहा है। और उनके पास थॉमसन एंड थॉमसन थे जिनके पास प्लेन भी होता है। अभी उस प्लेन की मदद से सैक्रेन से जल्दी पहुंच जाएंगे। हम यहाँ सैक्रेन के जहाज को देखते हैं जो वापस उसी शहर के बंदरगाह पर आ जाता है जहाँ से वो निकला था। और जैसा हमने सोचा था सैक्रेन से पहले टिंटिन और कैप्टन पहुंच चुके थे। यहाँ कैप्टन सैक्रेन की कार को क्रेन से ऊपर उठा लेता है ताकि वो भाग ना पाए। और इसके बाद यहाँ कैप्टन और सैक्रेन की लंबी लड़ाई चलती है। इस बीच टिंटिन सैक्रेन से उन 3 पर्चियों को ले लेता है और यहाँ पुलिस वालों ने सैक्रेन को गिरफ्तार कर लिया था। और अब कैप्टन और टिंटिन उन 3 पर्चियों की मदद से खजाने तक पहुंचेंगे। जब टिंटिन उन 3 पर्चियों को मिलाकर देखता है तो उस पर उन्हें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे। इसका मतलब खजाना उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर है। और फिर टिंटिन और कैप्टन उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए मार्लिन स्पाइक हॉल तक पहुंचते हैं जो हेडक वंश का पुराना पैलेस था। यहाँ कैप्टन हेडक का बचपन बीता है। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ ढूंढने पर एक खुफिया कमरा मिलता है और तब यहाँ टिंटिन और कैप्टन को वहाँ पर एक बड़ा सा ग्लोब दिखता है, जिसे जब कैप्टन ध्यान से देखते हैं तो उन्हें उसमें एक टापू अजीब दिखता है, क्योंकि वो एक समुद्री कप्तान थे और वो समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, क्योंकि वो टापू रियल मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्हें लगता है कि इस ग्लोब में कुछ गलती है, पर तब टिंटिन सोचता है और कैप्टन से कहता है उस ग्लोब में कोई गलती नहीं है। सर फ्रांस हेडक अपना खजाना एक सच्चे हेडक को देना चाहते थे जो समुद्र के रग रग से वाकिफ हो, जो उनकी तरह एक सच्चा कप्तान हो, जो दुनिया के नक्शे में ये देखकर बता दे कि ये टापू गलत जगह पर है। जैसे ही कैप्टन हेडक उस ग्लोब पर गलत टापू को दबाते हैं तो तभी अचानक वो बड़ा सा ग्लोब खुलता है और उसके अंदर सर फ्रांस हेडक की हेड पर खजाना था जो उन्होंने समुद्र से बचा कर लाया था। ये देखकर टिंटिन और कैप्टन काफी खुश होते हैं और तब टिंटिन को उस ग्लोब के अंदर एक नक्शा जैसा कुछ मिलता है और वो देखकर टिंटिन समझ जाता है सर फ्रांस हेडक ने एक और सुराग छोड़ा है उस सोने का जो कहीं समुद्र की कोख पर समा गया। और तब टिंटिन कैप्टन से कहता है आपको रोमांच की कितनी प्यास है कैप्टन। तब कैप्टन टिंटिन से कहते हैं इतनी कि वो कभी ना बुझे। इसका मतलब इसका पार्ट 2 भी जल्द बनने वाला है और वो जैसे ही अपलोड होता है मैं उसे तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। आप उसका वेट मत करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये कहानी द एडवेंचर ऑफ टिंटिन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे तो मैं आपको कुछ मूवीज सजेस्ट कर सकता हूँ जो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेफ्ट वाली एक सर्वाइवर मूवी है और राइट वाली एब्सोल्यूट सिनेमा है। चाहे तो आप उसका एक्सप्रेशन क्लिक कर देख सकते हैं। मैं हर्ष मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।